तो हेलो फ्रेंड्स। तो जिस सफर पे चल रहे हैं उसी सफर में आगे आज हम दो सिंबल सॉल्व करेंगे। एक है डाइकोमियो और एक है पाम मास्टर सिंबल। डाइकोमियो जो होता है ये भी अपने आप में एक मास्टर सिंबल है करुणा रेखी का, जो कि साइकिक सर्जरी में बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। और पाम मास्टर सिंबल जो होता है ये हमारे मेडिटेशन में, जिस समय जो मेडिटेटर्स नहीं होते, न्यू मेडिटेटर्स होते हैं, उनको जब वो रेकी सीखते हैं तो उनको इस सिंबल की जरूरत पड़ती है, जिससे कि वो अपना मेडिटेशन डीप कर सकें। तो ये दो सिंबल्स आज हम ड्रॉ करके और उसके बाद आके हम अपना सफर इम्पैक्ट ऑफ वर्ड से चलेंगे कि हमारी बातों का हमारे ऊपर क्या असर होता है, उसको करेंगे। तो पहले ये दो सिंबल्स हम ड्रॉ कर रहे हैं, इसको आप देख लें। तो ये पहला सिंबल है ये साइकिक सर्जरी में काम आता है। जिसकी पहली लाइन हम ऐसे ड्रॉ करेंगे, दिस इज द फर्स्ट लाइन, नंबर वन, एंड दिस इज नंबर टू। थ्री एंड फोर, दिस इज फाइव, दिस इज सिक्स, दिस इज सेवन। एट, 9, 10, 11, 12, 13, this is 14, 15, 16, 17, this is 18, this is 19। दिख रहा है सबको? नीचे का नहीं दिख रहा है। हाँ, 10 के बाद नहीं दिख रहा। अभी दिख रहा है? कैन यू सी नाउ? अभी दिख रहे। दिस इज 13, ऐसे नंबर बहुत चाहिए। तो ये 11 नहीं, 11 लिखा नहीं है, ड्रॉ करा तो बोला था 11, 12, 13, 14, देन इसका ग्रेटर स्मॉलर का साइन है 15।
हो गया ड्रॉ? अभी 1 मिनट। हाँ, कर लिए कर लिया। ठीक है। ड्रॉ हो गया सबका? हाँ जी। रजनी आपका हो गया? एक नंबर रह गया बस। हाँ हाँ, कर लीजिए। ओके, इसके इस सिंपल के बिना साइकिक सर्जरी हम लोग नहीं करते हैं, इसलिए इसकी इम्पोर्टेंस अपनी जगह है हो फॉर गया। द साइकिक सर्जरी। ओके, और दूसरा हम करेंगे पाम मास्टर सिंबल। इसका नाम क्या है? डाइकोमियो। तो डाइकोमी होता है। अभी करेंगे पाम मास्टर सिंबल। ये हम दोनों हाथों में ड्रॉ करते हैं, जिससे कि ये हमें मेडिटेशन में हेल्प करता है। दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2। नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा। नहीं नहीं, सॉरी सॉरी। हाँ ठीक है। 1 and 2। 1 तो अच्छा, ये 1 नीचे वाला है। ये नीचे पहले इसको ड्रॉ करा 1, ठीक है। फिर एंटी क्लॉकवाइज इसको ड्रॉ करा, दिस इज 2। और ये देखिए, ये दिस इज नंबर 3। सिमिलरली इधर ड्रॉ करेंगे दोनों हाथों के लिए है। ये हो गया हमारा 4, ये हो गया हमारा 5, एंड दिस इज 6। अच्छा, नहीं, ये जो राउंड हो गया वो 2 हो गया, और जो कप जैसा है वो 1 हो गया। ये 1 और 2 हो गया। अब यहाँ से हमने स्टार्ट करा ऐसे 3। ड्रॉ कर, तो ये हाँ, उसी में एक साथ ही खींच दिया है ना 3। अच्छा सारे आपने नंबर यहाँ लिख दिए। ठीक है ठीक नहीं, इसके नंबर की जरूरत नहीं कि एक साथ ही हम इसको ड्रॉ कर देंगे ना। है। हाँ हाँ। इसी तरह ये इधर 4, 5 और ये 6 यहाँ से स्टार्ट करके बस फिर हम उसको एक मिनट, ये एक है ना? हाँ, ये यहाँ से अच्छा घूमा है, ये नंबर नहीं है, ये नंबर है। ये कोई नंबर नहीं, 3 नंबर से आप स्टार्ट करिए ऐसे बना के। हाँ, ओके ये ओके, दो आपने ये 2 बनाए हैं। ओके, हाँ, दोनों हाथ के लिए पाम मास्टर सिंबल है ना, तो ठीक है ठीक है। दोनों पाम्स में ड्रॉ करना होता है इसको। एक नहीं ड्रॉ करने, दो इसीलिए ड्रॉ करें कि दोनों पाम्स में इनको हम डाल के तब हम मेडिटेशन करें व्हेन वी स्टार्ट लर्निंग रेकी। इसका 2 नंबर किधर है? दो नंबर ये है ना, ये देखिए, ये एंटी क्लॉकवाइज ड्रॉ करा है मैंने। अच्छा, ओहो, ये जो ये सर्कल एक। ड्रॉ करा है, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज एंड दिस इज नंबर 2। ये देखिए, यहाँ से शुरू करा है ना हमने, हाँ जी, ये ऐसे ड्रॉ करा, दिस इज नंबर 2। और ये बस एक साथ ही हमको पूरा ये ड्रॉ करना है, दिस इज ये नंबर नंबर 3 है। 3 हो गया। ठीक है, ऐसे ही हाँ, कर दिया 4, नंबर 5, और ये हमने ऐसे करके फिर से इसको हमने ड्रॉ कर दिया, तो दिस इज नंबर 6। बहुत सिंपल है ये।
बन गया आपका? आप जो नंबर से बताते हो ना सिंबल, तो इजी होते हैं बनाने। हाँ बिल्कुल, इसीलिए ऐसे दिखाते हैं कि जिसमें अभी भी कोई भूल ना हो। नहीं तो नॉर्मली लोग ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, नंबरिंग नहीं होती है, वो स्टूडेंट्स के लिए बहुत दिक्कत होती है। आई होप सबका ड्रॉ हो गया। ये 3 है और ये 4 है, फिर उसके नीचे 5 है कि 6 है? 6 नजर आता है। 6 से आपने पूरा ये ड्रॉ कर दिया ना, हाँ जी। बस दिस इज तो 6। ये तो 3 है और ये 4 है, ये ये 6 4 है। आपने सिंगल लाइन ड्रॉ करी, कर्व, हाँ दिस जी। इज 4। हाँ जी। एंटी हाँ क्लॉकवाइज जी। हमने ये ड्रॉ करा, दिस इज 5। और फिर हमने इसको ड्रॉ कर दिया, दिस इज नंबर। अब इसमें अलग अलग हम कितनी भी नंबरिंग कर दें, 7 कर दें, 8 कर दें, उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि एट नहीं अ है, हाँ। स्ट्रेच ये ड्रॉ हो जाएगा आपको, इसमें कोई दिक्कत। हम्म, ठीक है। ओके, अब मैं इसको ग्रुप में डाल दूंगी। आई होप यू अंडरस्टूड। ठीक है जी। This ठीक है। is to connect with the universe. टू कनेक्ट विद द यूनिवर्स, क्योंकि देखिए हम लोग तो मेडिटेशन कर रहे हैं, तो वी नो व्हाट इज मेडिटेशन। जब मैंने रेकी सीखी थी तो उस समय मुझे ये लगता था कि इन सिंबल्स को कैसे यूज करें, हाउ टू मेडिटेट, वो चीज मुझे समझ में नहीं आती थी, इसलिए उसके लिए हमने इस तरीके से स्टार्ट करा था उसको। तो अब हम वापस आ जाते हैं अपने आज के उस पे कि जस्ट अ मोमेंट, शेयर मी, ओके ओके, शेयर स्क्रीन नहीं कर पाऊंगी, शेयर स्क्रीन से आगे आइए, दिख रहा है आप लोगों को? हाँ। इम्पैक्ट ऑफ वर्ड्स। फैक्ट ऑफ वर्ड्स, इस पर आज हम लोग बात करेंगे। और मैंने गड़बड़ कर दिया इसमें, एनीवेज अब ऐसे ही चलाएंगे इसको। तो इम्पैक्ट ऑफ वर्ड्स क्या होता है कि जो शब्द हम लोग बोलते हैं ये हम भूल जाते हैं कि हम जब बैठे हैं और एक समाज में बैठे हैं, समाज में बैठे हैं तो हमारे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट होता है कि हम क्या बोलते हैं, किससे बोलते हैं, कितना बोलते हैं। क्योंकि बोलना हमारा ऐसा होता है कि जो लोगों को बहुत दुख दे जाता है। हमें लगता है कि हम बहुत मीठा बहुत सही बोल रहे हैं, पर उसका देखा क्या गया है कि वो असर नहीं होता है। या कई बार हम अपने बच्चों से ही बात करते हैं, बात करते समय हमारा जो लहजा होता है वो बहुत खराब हो जाता है, हम उसको समझ नहीं पाते। तो जब हम बोलते हैं तो हमें नहीं पता, और उसके बाद क्या होता है उसका नतीजा, कि बाद में बच्चों को बहुत तकलीफ होती है सारी बातों से। वो बच्चे हो या हमारे सामने वाला हो, हमारे रिलेटिव्स हो, कोई भी हो, तो वहां पे उनको बहुत ज्यादा फिर प्रॉब्लम होती है। तो no one can read the mind and thoughts. As soon as you utter a word, everyone will know about your thoughts. Words are so very important in our lives for expression. We acknowledge our feeling by the words. कहते कि हमारे मन में क्या विचार चल रहा है ये हमें कभी भी पता नहीं दूसरे के प्रति। जैसे अब हम किसी के बारे में सोच रहे हैं कि ये व्यक्ति हमें पसंद नहीं है, इससे हमें हमारे रिलेशंस अच्छे नहीं, हमारे मन में तो ये थॉट चल रहा है। लेकिन जैसे ही वो व्यक्ति हमारे सामने आता है हम क्या करते हैं, हम उससे कहते हैं अरे 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 आइए आइए, हम तो आपका बहुत इंतजार कर रहे थे, हम तो आप ही के बारे में सोच रहे थे कि आप कैसे आ जाएं और कैसे हमको जीवन में सुख मिले। तो अब वो बेचारा क्या समझेगा कि आपके मन में क्या विचार चल रहा है। लेकिन यूनिवर्स में क्या चीज जा रही है, तो आपके मन में जो विचार चल रहे होते हैं वो उनका एक्सप्रेशन कैसे होता है, वो केवल हमारे शब्दों के द्वारा होता है। जो हम शब्द को बोलते हैं, व्हेन वी अटर द वर्ड्स, तब केवल हमारे थॉट समझ में आते हैं। कई बार हम कई सोसाइटी में भी बैठे हैं
किसी फंक्शन में गए हैं, कहीं भी गए हैं, वहां पर देखिए जब हम एक समाज में बैठे हुए हैं तो कोई लोग आते हैं, उनकी ड्रेस के बारे में हम कमेंट कर देते हैं, कोई हमें बहुत अच्छा लगता है तो हम उसकी तारीफ कर देते हैं, किसी की हमें नहीं पसंद आती तो हम उसके बारे में नेगेटिव वर्ड्स हम बोलने लगते हैं। तो तब आपके थॉट्स क्लियर होते हैं कि आप उसके बारे में क्या सोच रहे हो, और नोइंगली अननोइंगली हम ऐसे ही बोलते हैं। तो वर्ड्स क्या है, वर्ड्स आर सो वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ फॉर द एक्सप्रेशन। अगर वर्ड्स नहीं होते तो हम क्या अपने को एक्सप्रेस कर सकते थे? अगर हमारे पास बोली नहीं होती, हम बोल नहीं सकते, तो हम अपने भाव को कैसे प्रकट करते? भावों को प्रकट करने के लिए शब्दों का होना बहुत जरूरी है। हम क्या फील करते हैं हम दूसरे के बारे में, अपने बारे में हम क्या फील करते हैं, कोई वस्तु हमारे सामने है, यानी ये हम फिजिकल वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की बात कर रहे हैं यहाँ पर, कि जो कुछ भी है उसका सारा एक्सप्रेशन हमारा जो होता है वर्ड्स के द्वारा ही होता है। तो जब हम कुछ भी बोलते हैं उसको एक मिनट रुक के सोचिए कि हम क्या बोल रहे हैं और इसका दूसरे के ऊपर क्या असर हो सकता है। कई बार देखा है कि इतना कटु लोग बोल जाते हैं कि लोग डिप्रेशन में आके सुसाइड तक कर लेते हैं, केवल शब्दों के माध्यम से। ऑफिस में काम कर रहे हैं, बॉस ने ये नहीं सोचा कि हम अपने जूनियर्स को क्या बोल रहे हैं और कुछ भी डांट दिया, कुछ भी किसी के सामने कह दिया। जैसे हम स्पेशली बच्चों के लिए बहुत केयरफुल रहने की जरूरत होती है कि बच्चों से जब हम बात करते हैं, चाहे वो छोटे बच्चे हो चाहे वो टीनेजर्स हो, उनके लिए ये बड़ा आवश्यक होता है इस बात को जानना कि हम किस तरह से उनसे बात कर रहे हैं। आपको लगता है कि आपका बच्चा है, आप उसे कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी डांट सकते हैं, कल उसकी क्या स्थिति होगी आप ये बताएं। जब वो बड़ा होगा तो उसके मन में आपके प्रति क्या भाव रहेगा? हम सब लोगों ने देखा है कि हमें अपने पेरेंट्स से, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से, अपने चाचा ताऊ मौसा मौसी बुआ जो लोग भी घर में मिलते थे, उनके प्रति बचपन की, बिल्कुल बचपन की बात करें अगर आप सोचेंगे तो कुछ लोगों की बहुत मीठी यादें होंगी, ज्यादातर जो है हमारे पास कड़वी यादें होंगी। वी रिमेम्बर पीपल लाइक दैट ओनली, क्योंकि उनकी कुछ बातें हमको चुभ गई थी। आर टीचर्स, नर्सरी केजी के टीचर्स को भी हम कई बार याद रखते हैं अगर उन्होंने हमको बहुत प्यार करा है और अगर वो हमारे प्रति रूप थे। तो हम ऐसा बचपन दूसरे को क्यों दें, हम ऐसे भाव दूसरों को क्यों दें जिससे हम खुद पीड़ित। तो अपनी पीड़ा को अगर आप समझ रहे हैं तो फिर आपको दूसरे की पीड़ा को समझना पड़ेगा कि हम उनसे किस तरीके से हमारा बिहेवियर होना चाहिए, कैसे हमें बातचीत करनी चाहिए लोगों से। तो वर्ड्स हमको इसीलिए दिए गए थे, शब्द इसीलिए हमारे पास है जिनके द्वारा हम अपने अच्छे उद्गार को प्रकट कर सकते, जो हमारे मन में अच्छे भाव हैं किसी के प्रति। और देखिए अगर आपके मन में नकारात्मक विचार हैं किसी के लिए भी, तो जब आप बोलेंगे तो आपकी जबान में तलखी होगी, आप कभी भी मीठा नहीं बोल। अगर हम अंदर से संतुष्ट नहीं है, पूरी तरह से हम किसी भी बात से हम सुखी नहीं हैं, तो हमारे शब्दों में आप देखेंगे हमेशा नाराजगी आएगी। पुराने लोगों को आप देखिए, जो लेडीज होती थी वो कितना अपने घर की औरतों से कैसे बात करती थी, क्यों उनके अंदर इतनी नाराजगी भरी हो? क्योंकि वो उस दौर से गुजरी थी और वो कभी अपने को प्रकट नहीं कर पाई थी, अपनी चीज को कह नहीं पाई थी, उनका कोई सुनने वाला नहीं था। तो वो जो सारी फीलिंग्स हमारी होती है वो हमारे वर्ड्स के द्वारा एक्सप्रेस होती हैं। तो अगर अपने वर्ड्स को हम समझें, यानी कहते कि एक बार जैसे तीर निकल गया तो कमान से वापस नहीं आता, वैसे ही शब्द निकल गए तो निकल गए, फिर आप कितना भी सॉरी बोलिए सॉरी बोलने से वो शब्द वापस नहीं आते और बहुत ज्यादा मुश्किल से वो कटुता जो है वो हमारे मन से निकलती है। तो कहते हैं वर्ड्स हैव पावर। इट क्रिएट्स अ कॉन्क्रीट रियलिटी, इट इज एनर्जी एंड इट हैज पावर, सो थिंक बिफोर यू स्पीक, अवर रियलाइजेशन रिप्रेजेंट्स आवर पर्सनैलिटी। वर्ड्स की पावर क्या होती है आप ये देखिए कि जिस समय नारे लगते थे, जिस समय हमारी फौज निकला करती थी लड़ने के लिए, तो किस तरह के नारे दिए जाते थे, क्या होता था? उद्घोष करते थे तेजी से,
चाहे माँ भवानी का करा, जगदम्बे का करा, हर हर महादेव कहा, कुछ भी कहा उन्होंने, तो वो जो एक सम्मिलित रूप में जिस समय वो उद्घोषित होते थे, तो उनसे क्या पावर आती थी, लड़ने की शक्ति आती थी। आपने देखा ना, आप कई मूवीज देखते हैं, सीरीज देखते हैं, सीरियल्स देखते हैं, उसमें आपने देखा होगा इस चीज को कि हमेशा इसी तरह से फौज निकलती थी। तो उसकी जो पावर है वर्ड्स की, वो कितनी है, आप सोचिए कि उस लड़ने की उसने शक्ति दी। इट क्रिएट्स अ कॉन्क्रीट रियलिटी। वो उस समय वो उसको एक सत्यता में परिवर्तित कर देते हैं आपके शब्द, अगर आपने अच्छे शब्द बोले। सूरदास जी ने जिस समय इनका वर्णन किया बाल कृष्ण का, वो हमें कैसा मोहित करता है। यशोदा हरिपाल ने झुलावे, अब जैसे ही उन्होंने ये बात कही यशोदा हरिपाल ने झुलावे, तो उससे क्या हुआ, एक हमारे सामने बिंब प्रस्तुत हो गया। यशोदा जी पालने में कृष्ण को झुला रही है। शब्द देखिए, केवल शब्द है ये हम सब देखते हैं कि बच्चे को झूला झुला रहे, लेकिन क्या वो भाव हमारे अंदर आता है उसको देख कर, हम उसे कैसे प्रकट कर रहे हैं। या ये जो उन्होंने कहा है, लक्ष्मण जी ने जिस समय परशुराम जी से उनकी नाराजगी हुई है, परशुराम जी आए हैं, राम को डांटा है धनुष तोड़ने के बाद, तो उन्होंने क्या कहा, या कुमड़ बतिया को नाही जो तर्जनी देख मर जाए। अब देखिए शब्दों की शक्ति देखिए, उन्होंने क्या कहा, कुमड़वतिया क्या होती है, जो कद्दू होता है उसके, उसको कुमड़ा कहते हैं अवधी भाषा में। तो यहाँ उसकी कोई बतिया, छोटा सा कुमड़ा नहीं है, थोड़ा सा छोटा सा कद्दू नहीं है, जिसको आप तर्जनी दिखाएंगे तो वो मर जाएगा, सूख जाएगा। तो ये रण बांकुरे हैं। हाँ, हम तो योद्धा हैं, तो हम आपकी बातों से कैसे डर जाएंगे। तो हर शब्द में देखिए, जो भी हमारे ग्रंथ लिखे गए हैं उनमें क्या भाव प्रकट करे गए, कहीं पर भी रोष नहीं, कहीं पर भी नाराजगी नहीं है। सब जगह क्या उन्होंने करा है कि प्रेम ही प्रेम को उजागर किया। तो क्यों करा है कि इट इज एनर्जी एंड इट हैज पावर, क्योंकि शब्द जो है वो केवल क्या है, एनर्जी। आप लोग एनर्जी को फील करते हैं ना, जिस समय हम लोग बात करते हैं आपस में, आप किसी के पास बैठते हैं तो आपको बहुत पॉजिटिव एनर्जी आती, किसी के पास बैठते हैं तो बहुत नेगेटिव एनर्जी आती, आप फील करते हैं सब लोग। तो वो क्यों आप फील करते हैं, बिकॉज वर्ड्स आर ओनली एनर्जी, और उनकी शक्ति बहुत ज्यादा। आपका जो गाना सुनते हैं ना, कई दफे कहते हैं इसका वॉइस का थ्रो बहुत अच्छा है, बहुत मधुर है, इसका रेंज देखिए कितना अच्छा है। सब कुछ हम लोग डिस्कस करते हैं, सब कुछ समझते हैं, लेकिन जब अपने को इम्प्लीमेंट करना होता है तो हम सब बातों को भूल जाते हैं। तो कहते कि थिंक बिफोर यू स्पीक। जब भी आप किसी से बात कर रहे हैं, कोई भी व्यक्ति हो, आपके घर में एक अजनबी व्यक्ति भी आया है, तो आप उससे कैसे बात कर रहे हैं, आप दोस्तों के बीच में बैठे हैं। तो अपनी महत्ता सिद्ध करने के लिए ये जरूरी नहीं कि आप बोस्ट करें, ज्यादातर यही होता है जब आप बैठते हैं लोगों के बीच में, तो अपनी अपनी सुनाने की बड़ी हमारी इच्छा होती है। किसी ने एक बात शुरू करी, उसकी बात को काट के हम अपनी बात को शुरू कर देते हैं, अरे हमारे साथ तो ऐसा होता, हम तो ज्यादा तुमसे जानते। अब इससे क्या हुआ कि जो व्यक्ति अपनी बात कह रहा था उसका तो फ्लो खत्म हो ही गया, जो एनर्जी उस समय क्रिएट हुई थी वो एनर्जी डिप्लीट, इमीडिएटली वो एनर्जी जो है वो डिप्लीट हो जाएगी। तो वेट करिए कि जब अगर कोई व्यक्ति बोल रहा है तो उसको अपना सेंटेंस तो पूरा कर लेने दीजिए, वो क्या कहना चाह रहा है। लेकिन इतनी हमारे अंदर पेशेंस नहीं होती है, और हमारा पहला जो काम होता है वो यही होता है कि किसी तरह से हम इसको गिरा दें, इसकी बात को हम काट दें। तो आवर रियलाइजेशन रिप्रेजेंट्स आवर पर्सनालिटी। तो ये हमारी पर्सनालिटी को शो करता है कि आप क्या हैं, आपका व्यक्तित्व क्या है, आप किस प्रकार के व्यक्ति हैं। क्या आपके रियलाइजेशन होता है कि किसी के अगर कोई कुछ बोल रहा है तो उस समय हमको किस तरह से बात करना चाहिए, किसी से किससे कैसे हम क्या कह रहे हैं, या इसका क्या असर पड़ेगा, या हमारी पर्सनालिटी क्या रिफ्लेक्ट करेगी, लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे। हमको ये भी सोचने की जरूरत है। वी सिंपली जस्ट गो एंड स्पॉइल द होल, जो वहां पर एनर्जी क्रिएटेड होती है उसको हम एकदम से फिनिश कर दें।
तो जब भी हमें कुछ भी कहना है, किसी से कुछ भी कहना है, तो 1 मिनट सोच लीजिए ना, उसमें क्या दिक्कत है। तो आपके शब्दों का जो असर होगा वो आपके व्यक्तित्व का प्रदर्शित करेगा, किसी और को नहीं। तो हर शब्द इतना संतुलित होना चाहिए बोलते समय कि किसी को दुख कष्ट ना पहुंचे, क्योंकि एक बार जो आपने शब्द बोल दिए वो यूनिवर्स में चले गए। यूनिवर्स में गए, दैट मीन्स वो न्यूटन थर्ड लॉ आपके पास वापस लौट के हर हालत में आएंगे, और कई डबल ट्रिपल इंटेंसिटी से वापस आए। तो सोचिए कि हम क्या एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं, और क्योंकि हमने जो दिया है वही हमारे पास वापस आना है, जो लॉ ऑफ कर्मा भी हमारा कहता है। इसीलिए शब्दों का बहुत ज्यादा महत्व होता है। इस महत्व को हमेशा समझिए, ठीक है। चेक योर वर्ड्स। अपने शब्दों का चयन सही प्रकार से कीजिए। हम लोग कहते हैं कि नहीं, बोल तो हम बहुत सही रहे। आप सुनते हैं ना आजकल जो डिबेट्स आती हैं, ये टीवी में आप सभी लोग डिबेट्स देखते होंगे कि किसी न किसी टॉपिक पे चलती रहती है। अब वहां पर आप देखते हैं कि कुछ लोग बहुत संतुलित भाषा का प्रयोग करते हैं, कुछ लोग जो है कुछ भी बोलते रहते हैं। तो जो हमारे वर्ड्स है उनका चयन किस प्रकार का होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। वाइल स्पीकिंग, चेक वेदर द वर्ड आर कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। आप जिन शब्दों को बोल रहे हैं वो किस प्रकार के हैं, वो किसी चीज को निर्माण कर रहे हैं कि या पूरे वातावरण को डिस्ट्रक्शन में की ओर ले जा रहे हैं, समाप्ति की ओर ले जा रहे हैं। कई बार होता है ना, सुनते सुनते भी मन हट जाता है, अरे छोड़ो कौन सुने इनकी बकवास को, मन से यही निकलता है ना। तो जब हम दूसरे के लिए ये चीज सोचते हैं, तो यही बात तो हमारे ऊपर भी लागू होती है। अगर हमने उस चीज को फील करा कि दूसरा व्यक्ति गलत बोल रहा है, तो इसका मतलब है कि हमें अपने शब्दों पर कितना ध्यान देने की जरूरत है कि हम कैसा बोल रहे हैं, मीठा बोल रहे हैं, कंस्ट्रक्टिव वर्ड्स को यूज कर रहे हैं या डिस्ट्रक्टिव वर्ड्स को यूज कर रहे हैं। दे आर इंक्रीजिंग द एनर्जी और दे आर डिप्लीटिंग द एनर्जी। तो हमारे जो शब्द हैं, आप बच्चों से स्पेशली जब बात करते हैं या अपने घर में लेडीज के साथ बैठे हैं, परिवार के साथ, ये सबसे पहली चीज जो होती है, उनको अपने परिवार को देखना हो। दूसरों को, दूसरे तक तो हम बाद में पहुंचते, पहला जो हमारा संबंध होता है वो अपने परिवारजनों से होता है। तो उनके साथ जब हम बात करते हैं, तो क्या वो उस एनर्जी को हम इंक्रीज कर रहे हैं घर की, या हम उसको डिप्लीट कर रहे हैं? क्योंकि ये सारी पावर किसकी है? हमारे शब्दों की पावर है। हम अपनी तरफ से तो कहते हैं ना, नहीं हमने तो कोई गलती ही नहीं करी है जी, हम तो बिल्कुल सही चल रहे हैं। अगर हम सही चल रहे हो तो हमारे घर की एनर्जी वाइब्रेशंस बहुत हाई होनी चाहिए ना। आप किसी के घर में पैर रखते हैं और आपको समझ में आ जाता है कि इनके घर की एनर्जी कैसी है। फील करते हैं या नहीं करते हैं? सभी लोग फील करते होंगे। घर में गए, कैसा लग रहा है? कुछ लोगों से हम बार बार मिलना चाहते हैं, कुछ लोगों से मिलना ही नहीं चाहते। क्यों? केवल उनके शब्दों की वजह से, क्योंकि वो इतने हार्श वर्ड आपके लिए यूज करते हैं या किसी के लिए भी बोलते हैं, तो उससे क्या होता है, पूरी एनर्जी डिप्लीट हो जाती है। और जहां एनर्जी कम होती है, वहां जिसकी एनर्जी हाई है वो वहां पे टिक नहीं सकता। वाइसी वर्सा है, अगर आपकी एनर्जी लो है तो आपके साथ कोई भी हाई एनर्जी वाला नहीं बैठना चाहेगा। अगर आपकी एनर्जी हाई है तो कोई लो एनर्जी वाला आपसे बात करना नहीं चाहेगा, क्योंकि उसको मालूम है कि जहां हम बैठे ही हमारी पोल खुल जाएगी, हमारे शब्दों से हमारे हमारा व्यक्तित्व जो है दूसरा व्यक्ति समझ लेगा, तो वो आपसे दूर हो जाता है वो व्यक्ति। एंड फ्रेमिंग ऑफ सेंटेंसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो आप सेंटेंस फ्रेम करते हैं जी, जैसे आप पूरे वाक्य को बोलते हैं, आपकी इंटेंसिटी उसमें क्या है, उसमें कितना आपका प्यार है, कितना आपका गुस्सा है। बोलते 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 आपने देखा दो व्यक्ति अच्छे खासे बात कर रहे हैं, और बात करते 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 एकदम बिल्कुल हाई वॉल्यूम पे चले जाएंगे। और क्यों हाई वॉल्यूम होता जाता है? क्योंकि वो अपने को सिद्ध करना चाहते हैं, नहीं जी मैं सही हूं, आप गलत हो। तो वहां पर जो सेंटेंसेस की फ्रेमिंग अगर आप सुनेंगे ध्यान से, तो वो बहुत ही गलत होती चली, कि उनको खुद नहीं पता होता है उस समय कि वो क्या बोल रहे हैं। तो बोलने से पहले अगर हम इस बात को सोचें कि हमारे
किसी भी कृत के द्वारा किसी भी व्यक्ति को चोट ना पहुंचे, वो अहिंसा है असल में। हम लोग सोचते हैं अहिंसा का अर्थ होता है मारपीट, नहीं। जितनी ज्यादा अहिंसा शब्दों के द्वारा होती है, इतनी मारपीट से भी नहीं। ये हम अपने समाज में जो गिरावट देख रहे हैं, हम लोग कहते हैं ना हमारे जमाने में तो बहुत कुछ अच्छा होता था, अभी क्या हो गया बच्चों को? हम कहते हैं ना बच्चों को क्या हो गया? बच्चों को कुछ नहीं हुआ है। बच्चे वही कर रहे हैं जो बच्चे निरंतर सुन रहे हैं, जो भाषा आप उनके साथ में बोल रहे हैं, जिस प्रकार का आप उनको वातावरण दे रहे हैं, जो एनर्जी आप उनको दे रहे हैं, तो वही तो उनको समझ में आ रही है। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि अपने जो सेंटेंसेस हम फ्रेम करते हैं उसको हम ध्यान दें। एनर्जी को इंक्रीज करें, बच्चों को दोष ना देके उनके साथ आप क्या बोलते हैं, देखिए कैसे बोलते हैं। अरे कितना खाओगे? क्या खाते ही चले जाओगे? अभी तक उठोगे नहीं तुम? अरे भाई, जिसको जितनी भूख होगी वो उतनी तो खाएगा। तो इसमें आप क्यों अपनी दिमाग को इसमें यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं? अब इसका क्या मतलब निकला? यानी बच्चा नेक्स्ट टाइम जब खाने बैठेगा तो 10 बार सोचेगा। पढ़ते लिखते नहीं हो, पढ़ाई में मन नहीं लगता है तुम्हारा? फ्रेमिंग ऑफ द सेंटेंस, जस्ट लुक एट इट। अरे भाई, अच्छा खासा जो बच्चा पढ़ रहा है, हर बच्चे का अपना इंटरेस्ट है कि वो किस सब्जेक्ट में अच्छा है। हो सकता है कि वो इंग्लिश में अच्छा हो सकता है वो मैथ्स में अच्छा हो सकता है वो हिंदी में अच्छा हो, या किसी में भी ना अच्छा हो तो चलो वो ड्राइंग में अच्छा है, गेम्स में अच्छा है। तो हर एक की कैपेबिलिटी अलग टाइप की है, तो उसको ना समझ के हम किस तरह के सेंटेंस फ्रेम करते, तो उसका क्या हुआ, मोरल जो है वो पूरी तरह से डाउन हो गया। अब आज आपने उसको डाउन कर दिया, कल आप उसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो करे वो काम, तो कैसे करेगा? यानी ये चीज उसके मन में घर कर गई, परमानेंट हो गई, वो सबकॉन्शियस माइंड से फिल्टर नहीं होगी। नाउ दैट हैज बिकम परमानेंट फॉर द चाइल्ड। अब क्या होगा? गया। अब आप उसको कितना भी सुधारने की कोशिश करिए, कैसे सुधरेगा? आपका टेबल क्लॉथ बिछा होता है या आप व्हाइट साड़ी पहनते हो तो आप बहुत केयरफुली पहनते हो, उसके ऊपर दाग ना लग जाए। करते हैं ना कोशिश हम, क्योंकि दाग लग गया तो छूटेगा नहीं। तो जो कोरी स्लेट है बच्चा, जो बिल्कुल उज्जवल है, श्वेत है, उसके ऊपर आप स्पॉट्स डाल रहे हो। और जब आपने वो डाल दिया तो फिर इसके बच्चे को फिर हम कैसे दोष दे रहे हैं? आप कितना भी साफ करोगे तो धब्बा तो रह जाएगा ना उसके ऊपर। तो ये सारी चीजें इनको बहुत ध्यान से समझना चाहिए और बोलना चाहिए। हम क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, ये चीज हमें समझ में आनी चाहिए। अब आगे आई एम, वॉट एवर यू आर सेइंग द अदर सोल इज एब्सॉर्बिंग। जो दूसरी सोल है, जब आप कहते हैं कि आई एम डूइंग दिस, तो क्या हुआ? दूसरा जो आपके सामने व्यक्ति, जो सोल बैठी है, वो उस चीज को एब्सॉर्ब करे। आपने कहा आई एम अनहैप्पी, मैं बहुत दुखी हूं। अब सामने जो बैठा हुआ है व्यक्ति, उसको लगेगा ये व्यक्ति दर्द में है तो मैं भी दर्द में आ जाऊंगा। यानी वही जो एनर्जी आपने क्रिएट करी। आप देखो ना, आप अपने फ्रेंड्स के साथ में बैठते हो और किसी दिन कोई आपकी फ्रेंड आपसे कह दे, अरे आज तो मेरे बहुत दर्द हो रहा है, मैं तो बहुत दुखी हूं, तो आपका मन कैसा होगा उस समय? वही पेन वाला एनर्जी आपके अंदर गई, वही अनहैप्पी जो एनर्जी वो आपने एब्सॉर्ब कर ली, एंड वो स्टार्ट स्पीकिंग द सेम वर्ड्स। और फिर क्या होगा? पहले आप उस एनर्जी को एब्सॉर्ब करेंगे, फिर आप कहेंगे अरे आपको पता है मेरे भी ऐसे ही दर्द होता था, मैं भी इतनी ज्यादा दुखी रहती थी, हर वक्त जब मैं वहां बैठती थी तो मेरे साथ ये होता था, मेरे जुकाम हो गया। एक व्यक्ति ने कहा, तो आप अपने जुकाम के 4 किस्से उसको बताएंगे, और एक नहीं, जितने लोग वहां पर बैठे होंगे वो हर व्यक्ति उसी बात को रिपीट करेगा। अभी क्या हुआ? आपने एक एनर्जी क्रिएट करी और उसी एनर्जी को आपने इम्पार्ट कर दिया। अब हर व्यक्ति जो आपके आसपास है उसी पेन में आ गया। और अगर आपने कहा नहीं भाई आज तो मैं बहुत खुश हूँ, आज तो मेरे घर में ऐसा हुआ था, तो आपकी हाई लेवल एनर्जी आ गई, तो दूसरा भी कहेगा हाँ, वो सोचेगा 1 मिनट के लिए,
जिसने उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करा ना, वो सोचेगा अरे यार हमारे साथ भी तो ऐसे ही हुआ था एक बार। फिर वो अपना कि अरे मैं भी गया था, मैं बहुत खुश हुआ, गार्डन में गया था, बहुत बढ़िया गार्डन था, रोजेस मैंने देखे। तो वो एनर्जी कैसी हो जाएगी, इंक्रीज करेगी। तो हमको हमेशा कैसी एनर्जी को अपने पास लाना है, ये चीज हमको देखना है। हम क्या, वी आर द क्रिएटर्स। ये बात जो रमन महर्षि की हम लोग बराबर पढ़ते हैं कि वो यही कहते हैं ना, वी आर द क्रिएटर्स, आई एम दैट। तो आई एम में कितनी ज्यादा पावर है, आप इस चीज को देखिए। I am are the most powerful words, and whatever you write after that becomes your reality. I am happy आपने लिखा तो हैप्पी हो गया, वही आपकी रियलिटी हो गई। और अगर आपने कहा आई एम अनहैप्पी तो आप अनहैप्पी हो गए, तो वही आपने एनर्जी को क्रिएट कर दिया। तो यू आर द क्रिएटर ऑफ द एनर्जी। So when you speak, when you create the words, when you are saying something, when you are creating the thoughts, you have to be very, very important. मतलब careful about that कि what thoughts you are creating. अगर आपने एक भी गलत थॉट को क्रिएट करा है तो दैट मीन्स यू आर इम्पार्टिंग दैट एनर्जी टू अदर्स। तो दूसरों को हम वो एनर्जी हम क्यों देना चाहते हैं, इस बात को हमको सबसे पहले समझना है। इफ वी कैन अंडरस्टैंड दैट, द लाइफ विल बिकम मोस्ट ब्यूटिफुल, जिसको आप सोच भी नहीं सकते वैसी हमारी लाइफ हो जाएगी, केवल जो थॉट हमने क्रिएट करा और कैसे हमने उसको एक्सप्रेस किया। ग्रेटिट्यूड अगर हम किसी के प्रति शो करते तो देखिए ना, ग्रेटिट्यूड का कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है हमारी। हमने ग्रेटिट्यूड करा, अगर आपको कोई ग्रेटिट्यूड करता है तो आपको कैसा लगता है, यू फील हैप्पी ना। अगर आप किसी के लिए कोई छोटी सी भी चीज लाए, उसने आपको हक करके कहा थैंक यू, आपका दिल कैसा खुश हो जाता। आप लेकर आए, उसने ये तो हमें पसंद ही नहीं, क्या ले आई हो। अभी देखिए अब आपके साथ क्या हो, व्हाट विल यू फील। तो हर हर व्यक्ति एनर्जी क्रिएट कर रहा है ना आपके आसपास जो है। तो आपको अगर सब कुछ अच्छा चाहिए तो गिव दैट। तो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल विद, हमको अपने वर्ड्स के साथ, थॉट्स के साथ में कभी खेल नहीं करना चाहिए। उस खेल से क्या होता है कि हमारी सारा चारों तरफ का वातावरण, हमारे घर का वातावरण, सब कुछ अशुद्ध हो जाता है। उस अशुद्धता से हमको बचना है, और ये केवल हम कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं हमारे लिए कर सकता। तो इसमें कोई मुश्किल भी बात नहीं है, क्योंकि शब्द तो हम सभी बोलते हैं, बातें हम लोग दिन भर करते हैं, चैटिंग हम लोग सभी लोग करते हैं, ऐसा तो नहीं कि हम नहीं कर रहे हैं। लेकिन उसमें हम कहाँ पर गलत होते हैं वो हमको पकड़, पर उस छोटी सी चीज को हमने समझ लिया तो हमारी जिंदगी बहुत खूबसूरत हो जाएगी। When we say the life is so boring, I'm short of money, at that time the situation is not like that, but by uttering such words we are creating the new reality. अब आप बैठे हुए सबके बीच में, आप पूरी तरह से धन धान्य से परिपूर्ण है, आपको कोई कमी, देखिए पैसे का तो कोई अंत नहीं है, चीजों का कोई अंत नहीं है, आपको जितना भी मिल जाए वो कम है। हर कोई सोचेगा कि हम अंबानी अडानी बन जाए, या हम रतन टाटा या बिरला की तरह बन जाए, तो नहीं हो सकता ना। लेकिन हर एक के पास पैसे की कोई कमी नहीं अगर देखा जाए। हम अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं, बट फिर भी हमारे मन में क्या आता है, फिर भी हम क्या कहेंगे, हमारी लाइफ बड़ी बोरिंग है, घर में सब कुछ है, सारी सुख सुविधा है, कोई चीज ऐसी नहीं जो आपके पास आज के युग में ना हो, हर चीज है। अपना बचपन याद करिए, एक घर में टेबल फैन होता था, उससे सारी सब लोग खुश रहते थे। अभी हर कमरे में एसी लगा हुआ है, हर कमरे में टीवी लगा हुआ है, सबके अपने पर्सनल फोन है, अपना लैपटॉप है, अपनी किताबें, अपने खाने पीने का ढर्रा है सबका, फिर भी वी आर नॉट हैप्पी। फिर भी हम क्या कहते हैं, माई लाइफ इज सो बोरिंग, कुछ करने को ही नहीं है। अरे भाई जब आप कुछ करते ही नहीं हो तो करने को होगा क्या आपके पास, आप करो तो करने के लिए तो दुनिया में बहुत कुछ है ना। फिर हम कहते हैं कि नहीं जी हम तो बोर होते हैं, इसलिए हम जाके किटी पार्टी में बैठते हैं, इसलिए हम सहेलियों के साथ बैठ के गप मारते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं। अरे यू हैव सो मेनी थिंग्स टू डू, फिर आप क्यों कहते हैं माय लाइफ इज सो बोरिंग। और आपने जहां कहा, या आपने कहा हमारे पास पैसे की कमी, जब किसी की मदद करने का टाइम आता है स्पेशली, आप चेक करिएगा इस चीज को, जब मदद का टाइम आता है तो अरे हमारे पास कहाँ पैसा है, ये शॉर्ट ऑफ मनी।
अभी आपकी वो स्थिति नहीं है, आप संपन्न है, समर्थ हैं, फिर भी आपने इन शब्दों का इस्तेमाल किया, उसका नतीजा क्या होगा? यू आर गिविंग सच एनर्जी टू द यूनिवर्स, और आपके पास अल्टीमेटली वही लौट के आएगा। फिर एक दिन आप बहुत ही बोर होंगे, सब लोग आपको छोड़कर चले जाएंगे, आप सचमुच बोरिंग आपकी लाइफ हो जाएगी। अभी जब आपके पास पैसे की कोई कमी नहीं, तब तो आप कह रहे हैं कि आई एम शॉर्ट ऑफ मनी, हो ही जाओगे। आप ये ग्रेटिट्यूड नहीं है कि आई हैव गॉट सो मेनी थिंग्स, तो वो हमारी रियलिटी ना बन जाए, इसलिए वी हैव टू बी वेरी वेरी careful. Everyone is catching the vibration, so now we have to be aware before creating. आपकी एनर्जी को आसपास पेड़ पौधे, लिविंग नॉन लिविंग, सब थिंग, जितनी भी चीजें सब एब्जॉर्ब कर रही हैं। आपकी तकिया भी एब्जॉर्ब कर रहा है, आपका बिस्तर भी एब्जॉर्ब कर रहा है, आपकी कुर्सी भी कर रही है आपके थॉट्स को। कैन यू इमेजिन? और फिर हम कहते हैं कि अरे साहब हमारे साथ तो कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, तो क्यों होगा? वाई? तो वी हैव टू बी केयरफुल अबाउट दैट कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे। तो व्हेन वी आर क्रिएटिंग द थॉट्स, वी हैव टू बी very very careful. So now we can say words are the medium of expression. If we did not have the words, we could not have expressed ourselves and could not have understood the wisdom of saints. तो कहते हैं कि अगर हमारे पास वर्ड्स का एक्सप्रेशन नहीं, तो मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन हमारे पास वर्ड्स नहीं होते, तो हम अपने आप को नहीं एक्सप्रेस कर सकते थे, और ना ही हम संतों की वाणी को समझ सकते थे। शब्द ही चाहिए हमको ना। आज हम संत कबीर की बात करते हैं, रहीमदास जी की बात करते हैं, सूरदास जी की बात करते हैं, साईं बाबा की बात करते हैं, हमारे सिद्ध पुरुष जितने हुए हैं उनको ही बात करते हैं, महाअवतार बाबा जी की बात करते हैं, बहुत बहुत लोगों की बात करते हैं। पर उस बात करने से क्या फायदा कि अगर हम उसको समझे नहीं। तो संतों की वाणी को समझने के लिए भी तो हमारे पास देखिए शब्द आए ना। कबीरदास जी ने कहीं कुछ लिखा नहीं था, लिखित में कुछ नहीं था, वो सब कुछ बाद में कंपाइल करा गया। अगर वो कंपाइल नहीं होता तो क्या आज हम उन चीजों को समझ पाते? तो शब्द जो आज हम भी बोल रहे हैं, वो भी शब्द सब यूनिवर्स में जा रहे हैं। एक एक शब्द हमारा बोला हुआ यूनिवर्स में जा रहा है, और वही हमारे पास लौट के आता है। तो संतों को भी समझने के लिए जिन शब्दों की हमें आवश्यकता थी, वो देखिए, उन्होंने कभी भी कोई अपशब्द नहीं बोला है, कोई भी बुरा शब्द नहीं बोला है किसी के प्रति। ना कोई भी लिविंग बीइंग है, चाहे वो पेड़ पौधे हैं, कीड़े मकोड़े हैं, जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, किसी के प्रति, और मनुष्य के प्रति तो बिल्कुल ही नहीं उन्होंने कोई भी बुरे शब्दों का इस्तेमाल किया है। तभी हम उनको संत कहते हैं ना। हम लोग संत क्यों नहीं हो जाते? हमें कोई संत क्यों नहीं कहता है? नहीं कहता है ना। उसकी वजह यही है क्योंकि हमारे अंदर अभी भी अहम बाकी है, ईगो हमारी बाकी है। इसलिए कोई भी हमको संत नहीं कहता है। हम खाना बना के बहुत प्रेम से कुछ लोगों को खिलाते, कुछ लोगों को हम नहीं खिला पाते। हमारे मन में भाव आ जाता है, नहीं इनके लिए हमें नहीं करना, इन्होंने हमारे साथ ये करा था तो हम इनके लिए क्यों करें। अभी भी वो भाव हमारे अंदर है। और ये एनर्जी एक्सचेंज जो है, ये बहुत डेंजरस होता है। हम सोच रहे हैं कि भाई रचिता तो चलो वहां बैठी है, इतनी दूर बैठी है, पुणे में बैठी, कविता जी तो चेन्नई में बैठी, मैं यहाँ से कुछ भी कह लूं। पर जैसे ही मैंने कुछ सोचा, आपने उसको वाइब्रेशन को आप कैच करोगे। यू हैव बिकम सो वेरी सेंसिटिव। अगर मैंने आपके लिए कुछ गलत नेगेटिव बोला तो आप 100% उसको कैच करोगे, और अगर मैं आपके लिए अच्छा बोल रही हूँ तो आपको अपने अंदर से एक सुकून महसूस होगा, आपकी इच्छा होगी आप मुझसे बात करो, नहीं तो आप मुझसे बात नहीं करोगे, है ना। तो फिर तो ये आपको पता ही कि टाइप्स ऑफ वर्ड्स, हमें पता है कि एम्पावरिंग वर्ड्स हमको बोलना चाहिए, पॉजिटिव वर्ड्स बोलना चाहिए हमेशा। यू कैन डू इट, यू आर गुड। एम्पावरिंग वर्ड्स जैसे हनुमान जी ने के लिए बोला गया था, जामवंत जी ने, सबसे बड़ी बात उदाहरण यही आता है कि यू कैन डू इट। जामवंत जी ने सिर्फ इतना ही उनको कहा था कि हनुमान आप कर सकते हो, बस आप भूल गए हो। तो वैसे ही हम लोग भी एक्चुअली अपनी पावर को भूल गए। हमको जो हमारे गुरुजन होते हैं, जब हम सत्संग करते हैं, तो वो हमको सिर्फ इतना ही याद दिलाते हैं कि हमारे अंदर कैपेसिटी है, हम कर सकते है ना, और कुछ नहीं है उसमें। क्योंकि वो कुछ नहीं करेंगे, जो करना है आपको करना है। उनका काम केवल धूल आपके जो मस्तिष्क पे पड़ गई है
वो हटाने का काम करते हैं। तो इसीलिए हमेशा एम्पावरिंग वर्ड्स को यूज करिए, बच्चों के लिए खास तौर से। आपके आमने सामने जो लोग हैं, आपके घर जो काम करने वाले आते हैं, उनसे कहिए, प्यार से कहिए, अरे तुम तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आप कहिए तो। देखिए फिर उनके काम में शक्ति कितनी आएगी, कितना बढ़िया काम वो करेंगे। आप क्या क्या कर दिया तुमने भाई, देख के नहीं कर सकती हो। ये हमारा टोन होता है। वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट इट। फिर रहता है काइंड वर्ड्स। अपने वर्ड्स को जब आप बोलिए, बी फर्म इन योर स्पीच। आप जो कहना चाहते हैं उसको फर्मली कहिए, लेकिन आपकी स्पीच जो है वो सॉफ्ट होनी चाहिए। चिल्ला के कहने से क्या होगा, चीख चीख के हम लोग बात करते हैं, और हमको लगता है जितना अपना वॉल्यूम बढ़ाएंगे, जितना हम चीखेंगे, उतना लोग हमारी बात सुनेंगे। अरे आपका भी गला दुखेगा, दूसरे को तो एनर्जी आप बेकार की दे ही रहे हो। सही शब्दों का सही समय पर प्रयोग करें। सोचें, बोलने से पहले एक बार बोलें। साइलेंस इज बेटर देन स्पीच। और ये सबसे बढ़िया है कि अगर आप मौन में रहते हैं, जैसे कि हम मौन साधना करते हैं, उससे अच्छा जीवन में कुछ नहीं। जितनी देर आप मौन रहेंगे, उतनी देर आप देखेंगे कि आपकी एनर्जी कितनी हाई हो रही है, आपको कितना काम करने के सारे सेल्स आपके रिजेनरेट कर रहे हैं, आप कितने अपने लिए इंपॉर्टेंट हो गए हैं। एंड एक्नॉलेज अदर्स एंड अप्रिशिएट। और सबसे बड़ी चीज है कि दूसरों को एक्नॉलेज करिए और उनको अप्रिशिएट करिए, उनके काम को कभी नकारिए मत। हम लोगों की सबसे बड़ी जो गलती होती है, हम दूसरे के काम को अच्छा नहीं समझते। हम सोचते हैं हमसे बड़ा अक्लमंद तो दुनिया में कोई है ही नहीं, हम जो कर रहे हैं वही बेस्ट है, हम ही हर तरह से बेस्ट है। नहीं, आप दूसरे को देखिए तो कि उसके अंदर कितने गुण हैं, उसके गुणों की सराहना कीजिए। जब आप उसके गुणों की सराहना करेंगे तो लोग आपको भी सराहेंगे। लेकिन हमारा क्या होता है, हम दूसरे को तो नहीं सराहना चाहते, हम केवल अपने लिए चाहते हैं कि सब कुछ हमको मिले। ये चीजें संभव नहीं है किसी। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। सभी लोग ध्यान की मुद्रा में आ जाए, आंखों को बंद कर लें, पैरों को क्रॉस कर लें, हाथों को क्लैस्प करके, और बैकबोन सीधी। सभी गुरुजनों को आत्मवंदन, कृतज्ञता का भाव कि हमको बहुत कुछ ज्ञान आपने दिया। पहला गहरा श्वास भरें और नाभि से ओंकार 3 बार करेंगे। रिलैक्स। पुनः एक गहरा श्वास। रिलैक्स। पुनः एक गहरा श्वास, नाभि तक पूरा भर लीजिए श्वास को। अब अपने मन में एक विचार डालें, मैं और मेरा कुछ भी नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे कुछ नहीं सोचना है। अब एक गहरा श्वास लें और देखें कि आपका बॉडी जो है पूरी तरह से एक्सपैंड कर रहा है। उसको एक्सपैंड होता हुआ देखें।
एक्सेल, जब एक्सेल करें तो बॉडी आपका सिकुड़ गया। एक बार पुनः इनहेल and see your body expanding. कितना एक्सपैंड हो रहा है उसको देखिए। एंड स्लोली एक्सेल, पुनः अपने सिकुड़े हुए बॉडी को देखें। एक बार फिर से गहरा श्वास, एक्सपैंडेड बॉडी, स्लोली एक्सेल, और देखें बॉडी आपका सिकुड़ गया है। अब अपने सामने खाली स्क्रीन को इमेजिन करें, जैसे आपका टीवी जब बंद होता है ऐसा खाली स्क्रीन। उसको ध्यान से देखें। अब उसमें अपने बचपन का स्वरूप देखें, जब आप छोटे बच्चे थे। धीरे धीरे अपने बढ़ता हुआ स्वरूप देखें, खेलने योग्य, स्कूल जाने योग्य। फिर आप कॉलेज जाने लगे, आपकी शादी हुई, आपके बच्चे, बच्चों की शादियां, ग्रैंड चिल्ड्रन। और अब आप अपना ये स्वरूप देखिए, स्क्रीन पे निरंतर पिक्चर बदल रही, पर एक चीज उसमें कॉमन है, जो आप नवजात शिशु से लेकर अब तक की अवस्था आपने देखी है, आप वही सोल लेवल पर आप वही हैं। जो बदला है वो आपका फिजिकल फॉर्म है, जो शाश्वत नहीं। अब 2 मिनट तक केवल यही सोचिए कि हु एम आई, मेरा वो स्वरूप सत्य था या जो स्वरूप अब है वो सत्य है। उस पर 2 मिनट तक चिंतन कीजिए। और मन में चैंटिंग करें, आई एम।
ये आई एम, ही आपका सत्य स्वरूप। ही आत्मा का बोध हमें सत्य की राह पे ले जाएगा और अपने से हमारा परिचय करवाएगा। धीरे धीरे वापस अपने बॉडी को फील करें और इस सत्य को समझें कि हमारा ही रूप जब परिवर्तित हो रहा है, लेकिन जो स्थायी है वो केवल आत्मा है और उसी के प्रति हमें सजग होना है। अपने हाथों के पाम्स को रगड़ें, रब करें, अपनी आंखों पे रखें। 5 4 3 2 1 and 0. Just open your eyes. Thank you so much.